हेलो दोस्तों, जुलाई अगस्त द्विमासिक करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले हमने 2 वीडियो बना दिए हैं, यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम इंडेक्स रिपोर्ट आज पढ़ेंगे। इसमें पहला सूचकांक देखते हैं, डिजिटल भुगतान सूचकांक 2022, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। और डिजिटल भुगतान सूचकांक को जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। देश में भुगतान डिजिटलीकरण की अवस्था को मापने के लिए आरबीआई ने मार्च 2018 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया है। सूचकांक के अनुसार डिजिटल भुगतान सितंबर 2021 के 304.46 से बढ़कर मार्च 2022 के लिए 349.30 हो गया है। पहले 304.46 था, अब 349.30 हो गया है। डिजिटल भुगतान सूचकांक में हुई वृद्धि यह दर्शाती है कि भारत में यूपीआई द्वारा संचालित डिजिटल भुगतान में वृद्धि हो रही है। दूसरा इंडेक्स हम लोग देखते हैं, भारत नवाचार सूचकांक। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक जारी किया। यह सूचकांक नीति निर्माण एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए उनके बेहतर नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। इस सूचकांक में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना के लिए 17 बड़े राज्यों और 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सूचकांक में हम रैंकिंग देखेंगे। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है और चौथे पे महाराष्ट्र है, पाँचवें पे तमिलनाडु है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में है, पहले पे मणिपुर है, सेकंड पे उत्तराखंड है, थर्ड पे मेघालय है, फोर्थ पे अरुणाचल प्रदेश और फिफ्थ पे हिमाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी की श्रेणी में पहले पे चंडीगढ़ है, दूसरे पे दिल्ली है, तीसरे पे अंडमान निकोबार और फोर्थ पे पुदुचेरी है, पाँचवें नंबर पे गोवा राज्य है। बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर छत्तीसगढ़ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति 25 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 और 22 में 84.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। वर्ष 21-22 में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई की इक्विटी 76% रही है, 76% की वृद्धि हुई है। और वित्त वर्ष 21-22 में भारत में एफडीआई आगमन के शीर्ष स्रोत हैं। पहला है सिंगापुर, जिसमें 27.01% है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, 17.94। तीसरे नंबर पर मॉरिशस है, 15.98%। चौथे नंबर पर नीदरलैंड है, 7.86%। पाँचवें नंबर पे स्विट्जरलैंड है, 7.31%। वित्त वर्ष 21-22 में उच्चतम एफडीआई प्राप्त करने वाले जो शीर्ष राज्य हैं, उनमें पहला स्थान कर्नाटक का है, जिसमें 37.55% प्राप्त होता है। और दूसरे पे महाराष्ट्र है, जिसमें 26.26% प्राप्त हुआ है। तीसरे पे दिल्ली है, 13.93% प्राप्त हुआ है। चौथे पे तमिलनाडु है, 5.10% प्राप्त हुआ है। पाँचवें पे हरियाणा है, 4.76% प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 21-22 में उच्चतम एफडीआई की इक्विटी प्रभाव प्राप्त करने वाले जो शीर्ष क्षेत्र हैं, वो पहले नंबर पर कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर हैं, 24.60% प्राप्त हुआ है। और सेवा क्षेत्र से 12.13%। तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल है, जो 11.89% है। और चौथे नंबर पर ट्रेडिंग 7.72% है। पाँचवें नंबर पे निर्माण गतिविधियां हैं, जिसमें 5.52% है। और अगला हम सूचकांक देखेंगे, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022, जो 7 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया।
सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले देश हैं। पहले पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्वीडन है। सूचकांक में भारत का स्थान 121वां है। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 21वां है। और अगली रैंकिंग हम लोग देखेंगे 7वां NIRF इंडिया रैंकिंग 2022। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा विकसित इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की गई है। इसमें NIRF इंडिया रैंकिंग के मानदंड हम लोग देखेंगे जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन को मापता है। इनमें पहला मापदंड है अध्यापन, शिक्षण और संसाधन। दूसरा है अनुसंधान और एवं व्यावसायिक अभ्यास। तीसरा है स्नातक के परिणाम। चौथा है लोक संपर्क एवं समावेशिता। पांचवा है धारणा या अनुभूति। इंडिया रैंकिंग 2022 के मुख्य बिंदु हम देखेंगे। ऐसे मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास लगातार चौथे वर्ष समग्र श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास लगातार 7वें वर्ष इंजीनियरिंग के श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है लगातार 7वें वर्ष विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष पे रहा है। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु लगातार दूसरे वर्ष अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष पे रहा है। IIM अहमदाबाद प्रबंधन संस्थानों की श्रेणी में लगातार तीसरे स्थान पे है। तीसरे वर्ष लगातार शीर्ष स्थान पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान IIMS नई दिल्ली चिकित्सा क्षेत्र में लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पे है। जामिया हमदर्द फार्मेसी लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान पे है। मिरांडा हाउस नई दिल्ली कॉलेजों की श्रेणी में छठे वर्ष शीर्ष स्थान पे है। IIT रुड़की आर्किटेक्चर क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पे है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कानून या विधि श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पे है। और सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज डेंटल श्रेणी में शीर्ष स्थान पे है। समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर देखें, पहले पे IIT मद्रास है, दूसरे पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, तीसरे पे IIT बॉम्बे है, चौथे पे IIT दिल्ली, पांचवें पे IIT कानपुर है। अगली रैंकिंग हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्यों की रैंकिंग। 6 जुलाई 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है। सूचकांक में रैंकिंग सामान्य श्रेणी के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में शीर्ष पे उड़ीसा है, सेकेंड पे उत्तर प्रदेश है और थर्ड पे आंध्र प्रदेश है। उत्तर पूर्वी राज्य हिमालयी एवं द्वीपीय प्रदेशों की श्रेणी में फर्स्ट पे त्रिपुरा है, सेकेंड पे हिमाचल प्रदेश है और थर्ड पे सिक्किम है। अगली रैंकिंग है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ये जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया गया। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर रहा है और 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था। सूचकांक में रैंकिंग, सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने वाले देश हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और फिर फोर्थ पे है न्यूजीलैंड, फिफ्थ पे है स्वीडन और सूचकांक में अंतिम स्थान अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है जो 146वें स्थान पे है। सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है, 2021 में 140वां था जैसा कि हमने पहले बताया है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग, बांग्लादेश का 71वां स्थान है, नेपाल का 96वां है और श्रीलंका का 110वां है और मालदीव का 170वां है, भूटान 126वां, पाकिस्तान का 145वां है। सूचकांक में भारत की स्थिति, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर सीमांत सुधार की स्थिति, भारत 146 देशों में से 143
43वें स्थान पर है। शिक्षा के अवसर गिरावट की स्थिति, भारत 146 देशों में 107वें स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता खराब स्थिति है, इसमें 146वें अंतिम स्थान पर रहा है। राजनीतिक भागीदारी बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में है, भारत का स्थान 146 देशों में 48वां है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट जारी की है। यह 27वां संस्करण है इसका। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं: भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। विश्व की जनसंख्या के नवंबर 2022 के मध्य 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 1972 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2.3% थी, जो अब घटकर 1% से कम हो गई है। भारत ने जनसंख्या के प्रतिस्थापन प्रजनन दर को प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थायित्व आ गया है तथा आबादी एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक की ओर स्थानांतरित हो रही है। भारत में 0 से 14 वर्ष तथा 15 से 24 वर्ष की जनसंख्या में गिरावट जारी रहेगी, जबकि आने वाले दशकों में 25 से 64 वर्ष और 65 प्लस की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2030 तक लगभग 8.5 बिलियन, वर्ष 2030 तक 8.5 बिलियन और 2050 तक 9.7 बिलियन तथा वर्ष 2100 तक 10.4 बिलियन पहुंचने की संभावना है। 4.7 अरब जनसंख्या के साथ एशिया सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। एशिया में वैश्विक आबादी का लगभग 61% निवास करता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1950 के बाद पहली बार वर्ष 2020 में वैश्विक जनसंख्या विकास दर 1% प्रति वर्ष से कम हुई है। अब हम लोग सम्मेलन पढ़ेंगे। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, जिसका आयोजन 20 से 26 अगस्त 2022 के मध्य हैलिफैक्स कनाडा में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। फिर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन 21 अगस्त 2022 को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा स्टेट अकादमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस का शुभारंभ किया गया। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन जुलाई 2022 में सिंघुआ विश्वविद्यालय बीजिंग चीन में किया गया है। विश्व शांति फोरम का आयोजन, इस फोरम का एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियों पर चर्चा भी की गई। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में किया गया। इसकी मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी की है और इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्यों द्वारा समुद्र संरक्षण पर लिस्बन घोषणा को अपनाया गया है। संघाई सहयोग संगठन का रक्षा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन 23 अगस्त 2022 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। आसियान भारत विदेशी मंत्रियों की बैठक 3 से 5 अगस्त 2022 को मध्य नोम पेन कंबोडिया में हुआ है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 7 से 8 जुलाई 2022 को मध्य वाली इंडोनेशिया में हुई है। इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया द्वारा एवं वर्ष 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया और इसकी थीम एक साथ अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया का निर्माण, यह इसकी थीम थी। अब हम लोग चर्चित पुस्तकें पढ़ेंगे जो जुलाई और अगस्त करंट अफेयर की जुलाई और अगस्त माह की हैं। इसमें हम पहली पुस्तक देखेंगे इक्वल यट डिफरेंट, जिसको लिखा है अनीता भोसले। वन अरेंज्ड मर्डर
जो चेतन भगत की है। द डॉल्फिन एंड द शार्क नमिता थापर ने लिखा है। द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत ने लिखा है। द बॉयज फ्रॉम बिलोस्की ए लीगल थ्रिलर जॉन ग्रीशम की है। ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड दीप्ति नवल की है। और लीडरशिप 6 स्टेजेस इन वर्ल्ड स्ट्रेटजी हेनरी किसिंगर की है। अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 अरुण जेटली जी की है। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स सनिध्या शर्मा की है। स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों मीनाक्षी लेखी ने लिखी है। फॉरगॉटन रिफ्यूजी नंदिता हक्सन ने लिखा है। ए पॉलिटिकल क्रूसेडर हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने लिखा है। टेरा वीवा वंदना शिवा ने लिखा है। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड जे सिंह ने लिखा है। द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर धृति शाह की है। और बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल आराधना जौहरी की है। इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड दिलीप कुमार ये फैजल फारूकी ने लिखी है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम ये मिशेल ओबामा जी की है। अब हम लोग युद्धाभ्यास पढ़ेंगे। अल नजाह फोर्थ इसका आयोजन 1 अगस्त से 13 अगस्त के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। इसमें भारत और ओमान की सेनाएं शामिल हुई थीं। एन विनबैक्स 2022 इसका आयोजन 1 अगस्त से 20 अगस्त हरियाणा में किया गया। यह भारत और वियतनाम सेनाओं के बीच किया गया है। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX 2022 का आयोजन 29 जुलाई 2022 को मध्य उत्तरी अटलांटिक महासागर में किया गया। इसमें भारत और फ्रांस की सेनाएं शामिल हुई। इस युद्धाभ्यास में भारत के INS तरकस ने हिस्सा लिया था। एक्स वज्र प्रहार यह अगस्त 2022 में बगलो हिमाचल प्रदेश में किया गया। इसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं शामिल हुई। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास अगस्त 2022 में मलेशिया में किया गया। इसमें भारत और मलेशिया की वायुसेनाएं शामिल हुई। इस युद्धाभ्यास में सुखोई 30 MKI एवं C-17 विमान का भाग लिया था। वोस्टोक 2022 30 अगस्त से 5 सितंबर मध्य वोस्टोक रूस में किया गया है। भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेनाएं शामिल थी। पिच ब्लैक 2022 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 के मध्य डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसमें सेनाएं शामिल हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर। कुल 17 देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया था। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना ने सुखोई 13 MKI और C-17 विमान के साथ भाग लिया था। सी गार्जियन सेकेंड का अभ्यास 10 जुलाई 2022 को संघाई हिंद महासागर में किया गया। संघाई के तट हिंद महासागर में किया गया। इसमें चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं शामिल थी। रिम पैक 2022 का आयोजन 29 जून से 4 अगस्त 2022 हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी सक्षम, अनुकूलन, भागीदार। इसमें सेनाएं शामिल हुई हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक, इसमें 27 देशों की नौसेनाएं शामिल हुई हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना INS सतपुड़ा और समुद्री गश्ती विमान P-81 ने भाग लिया था। अब हम लोग ऐप और पोर्टल हेल्पलाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पहला पोर्टल देखेंगे, परीक्षा संगम पोर्टल। इसको CBSE ने लॉन्च किया है। यह सभी स्कूलों, क्षेत्रीय, केंद्रीय और बोर्ड मुख्यालयों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं संबंधी सभी बोर्ड परीक्षा परिणाम, पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी आदि को एकत्रित करेगा। यह नॉलेज पोर्टल खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह खादी संस्थानों को डिजाइन निर्देश एवं खादी संस्थानों के व्यापक वर्ग तक डिजाइनिंग नॉलेज का प्रसार करने के लिए एक मंच के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
बाल रक्षा मोबाइल ऐप आयुष मंत्रालय ने जारी किया गया है। इसमें माता पिता के बीच आयुर्वेद के माध्यम से बाल रोग निवारण स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। ई अमृत मोबाइल ऐप नीति आयोग ने जारी किया गया है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। लकी बिल ऐप केरल सरकार ने जारी किया गया है। यह जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने और हर कर संग्रह बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। इसमें सभी नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधियों को डेटाबेस है जो सभी जांच एजेंसियों को किसी भी जांच के दौरान समन्वय तंत्र के हिस्से में कार्य करेगा। मत्स्य सेतु ऐप या मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कोई भी पंजीकृत विक्रेता अपनी इनपुट सामग्री को सूचीबद्ध कर सकता है। अगले हम योजनाएं, मिशन और कार्यक्रम पढ़ेंगे। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 यात्रियों को प्रत्येक को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तीर्थयात्री इस योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार ही ले सकते हैं। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार की है। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके छात्रों को वापस स्कूलों में ले जाना इसका उद्देश्य है। इस योजना में त्रिपुरा के सभी कॉलेजों के तृतीय वर्ष के छात्रों को सभी कक्षाओं के ड्रॉप आउट का पता लगाने का सर्वेक्षण करना है तथा सभी स्वयंसेवकों को एक ही स्कूल में एक ड्रॉप आउट के नामांकन पर 500 रुपये दिए जाएंगे। अर्न विद लर्न त्रिपुरा सरकार की है। हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान यह संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भारत में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, तिरंगे के सम्मान के प्रति जागरूकता पैदा करना। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है वे 13 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य अपने घरों पर तिरंगा प्रदर्शन करें। और स्टार्टअप स्कूल इंडिया ये गूगल ने शुरू किया है। गूगल द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य है संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना। इससे गूगल निवेशक सफल उद्यमियों और प्रोग्रामर को एक साथ लेकर आएगा और इसके द्वारा भारत में स्टार्टअप कल्चर में वृद्धि किया जाना है जिससे भारत में अधिक से अधिक स्टार्टअप तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इस पहल के द्वारा छोटे शहरों में स्टार्टअप को विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया जाएगा। फिर है रैंप योजना केंद्र सरकार की है। इस योजना का फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इस योजना को केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के समर्थन से शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य बाजार एवं ऋणों तक एमएसएमई की पहुंच को बेहतर बनाना है। केंद्र और राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों साझेदारियों को बेहतर करना, एमएसएमई के विलंबित भुगतानों एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों प्रक्रियाओं को संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। रैंप योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है। इस योजना पर कुल व्यय 6,062.45 करोड़ रुपए है। इसमें 3750 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा ऋण दिया गया है तथा शेष 2312.45 करोड़ भारत सरकार ने वित्त पोषित किया है। रैंप योजना। फिर अगली योजना है नारी को नमन। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी की है। यह हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य की महिलाओं को शुरू की कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम में महिलाओं को HRTC बसों में यात्रा करने पर बस किराए में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम यह असम सरकार ने शुरू किया। यह योजना असम सरकार द्वारा 17 जुलाई 2022 शुरू की गई तथा 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगी। इस कार्यक्रम के तहत सरकार सभी कार्यालयों, परिषद, शहरी स्थानीय निकाय, निगमों, स्वायत्त परिषदों, पंजीकृत समितियों और शैक्षिक संस्थानों के लगभग 80,000 से अधिक संस्थान परिसरों में वृक्षारोपण किया जाएगा। फाइनली डॉक्टर प्रोजेक्ट या आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है।
इस योजना को 15 अगस्त 2022 से लागू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। इस योजना के अंतर्गत वार्ड और ग्राम सचिवालय में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक एक डॉक्टर उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट ई बीट सिस्टम यह हरियाणा सरकार का है। इस योजना द्वारा पुलिस के बीट सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पुलिस के मोटरसाइकिल राइडर को नियुक्त किया जाएगा जो शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। इन राइडर को डायल 112 के इमरजेंसी हेल्प सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी इमरजेंसी घटना की सूचना पर राइडर इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल के साथ घटना स्थल पर पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के 1.14 लाख से अधिक बच्चों को 1545 सरकारी स्कूलों में नाश्ता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री मातारी न्याय रथ यात्रा यह छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस रथ यात्रा का उद्देश्य राज्यों में महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाना, राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी लाना। इस रथ यात्रा में 1 में से 2 अधिवक्ता महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें उचित परामर्श देंगी। एक बड़ी LED स्क्रीन पर हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा में कानून की जानकारी से जुड़ी पुरस्कृत लघु फिल्म दिखाई जाएगी। अगली योजना है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। यह कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य 28,000 गाँवों में प्रत्येक गांव में युवाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उस सेल्फ हेल्प के ग्रुप को बैंकों बाजारों से जोड़ना तथा 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1.5 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। 1 अगस्त 2022 से 30 नवंबर 2022 तक ऑपरेशन मुक्ति चलाया जाएगा और इस अभियान का उद्देश्य है बच्चों द्वारा की जाने वाली भिक्षावृत्ति को रोकना तथा भिक्षा न देने के संदर्भ में लोगों को जागरूक करना और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा हेतु प्रेरित करना, उनका पुनर्वास करना। इस अभियान की जो थीम है वह है भिक्षा नहीं शिक्षा दे और सपोर्ट टू एजुकेशन आ चाइल्ड। अगली योजना परवाज मार्केट लिंकेज सपोर्ट है। यह जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के द्वारा बाल देख रेख संस्थाओं को जोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के आफ्टर केयर तथा संरक्षकों के साथ जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्माइल 75 पहल जो है वो केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इस योजना का उद्देश्य बेसहारा भिक्षावृत्ति की समस्या से दूर करना और शहरों, कस्बों, नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति मुक्त करना, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को समग्र पुनर्वास लागू करना। अगला कार्यक्रम है डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। यह उत्तराखंड सरकार ने जारी किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। अगली योजना है नमस्ते योजना जो केंद्र सरकार की है। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का निपटारा करना। अगली योजना है एजुकेशन टाउनशिप परियोजना। यह उत्तर प्रदेश सरकार की है। इस योजना का जो उद्देश्य है वह है यूपी के ऐसे टाउनशिप का निर्माण करना जिसमें शिक्षा संस्थान, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने संस्थान, विदेशी शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध हों, जिससे छात्रों को शिक्षा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भटकना ना पड़े। अगली योजना है महिला निधि योजना जो राज्य सरकार ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने और बैंकों से ऋण दिलाना, गरीब संपत्तिहीन सीमांत महिलाओं की आय बढ़ाना, कौशल विकास, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक उन्नति करना। तेलंगाना के बाद महिला निधि की स्थापना करने वाला राज्य देश का दूसरा राज्य बना है। राजस्थान देश का दूसरा राज्य बना है।